हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, कोविड की सिचुएशन से बचे हुए होंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज हम देखेंगे टैक्स बेनिफिट्स ऑफ रेंट पेड। जी हाँ, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो उसके टैक्स बेनिफिट क्या क्या होंगे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप रेंट पे नहीं करते एक्चुअल में, ठीक है, इफ इन एक्चुअली यू आर नॉट पेइंग एनी रेंट, तो भी आप किस तरीके की टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं रेंट को दिखा करके, और किस किस सिचुएशन में आप ये रेंट दिखाएंगे, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगी कि रेंट पे कर रहे हैं तो भी क्या एग्जम्पशन होगी, और अगर नहीं कर रहे तो किन किन सिचुएशन में आप दिखा सकते हैं कि आप रेंट पे कर रहे हैं अपने किसी रिलेटिव को। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लोग जो है वो टैक्स सेविंग कर सकते हैं रेंट दिखा करके। सबसे पहले तो सैलरीड पर्सन में दो तरीके के पर्सन होंगे। एक तो वो जिन्हें एचआरए मिलता है, दूसरे वो लोग टैक्स सेव कर सकते हैं जिन्हें एचआरए नहीं मिलता। जी हाँ, एचआरए नहीं मिलता तो भी, और आपको सैलरी भी मिल रही है, एचआरए नहीं मिल रहा लेकिन सैलरी मिल रही है, तो आप किस तरीके से टैक्स की सेविंग करेंगे हम देखेंगे आज की वीडियो में। तीसरा, जो नॉन सैलरीड पर्सन होंगे जिन्हें सैलरी ही नहीं मिलती, वो लोग रेंट दिखा करके किस तरीके से टैक्स सेविंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने बात करेंगे किसकी, सैलरीड पर्सन की। यानी सैलरीड पर्सन जो है वो किस तरीके से टैक्स बचाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन ये उन लोगों को मिलेगी सिर्फ जिन्होंने ऑल टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है। यानी कि अगर एचआरए आपको मिल रहा है, आप सैलरीड एम्प्लॉई है, लेकिन आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं किया, तो आप एचआरए की डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। क्लियर एवरीवन? मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ इन रियलिटी यू आर नॉट पेइंग रेंट, यानी रियल के अंदर आप कोई भी रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या आपको एग्जम्पशन मिल सकती है? तो भी क्या कोई टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगी अगर आपने एक्चुअल में रेंट पे नहीं किया? जी हाँ, मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है कि आपके नाम पे या आपके स्पाउस के नाम पे कोई मकान ना हो। ठीक है, आपके नाम पे, आपकी स्पाउस के नाम पे कोई मकान ना हो, तो इस केस में आप एचआरए क्लेम कर लेंगे, नो डाउट। और दूसरी बात ऐसा है, देखिए मैं एक छोटी सी इसमें आपको एक ग्राफ डायग्राम बना करके दिखाती हूँ। ठीक है जी, वो जो डायग्राम है उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं हाउस की बात करती हूँ, ठीक है, आपके नाम पे, आपकी वाइफ के नाम पे कोई भी मकान नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रेंट दिखा करके टैक्स एग्जम्पशन लीजिए, एचआरए ले लीजिए। लेकिन अगर आप दोनों के नाम पे मकान है, तो दूसरी सिचुएशन आपको क्या चेक करनी है कि जहां पे आप जॉब करते हैं, ठीक है जी, जहां पे आप जॉब करते हैं, क्या वो मकान उसी प्लेस पर है? अगर है तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर वो उसी के नाम पे नहीं, वहीं पे नहीं है जहां आप जॉब करते हैं, उसके अलावा किसी और सिटी में है, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग जॉब इन हिसार बट यू हैव हाउस इन राजस्थान, राजस्थान में कहीं आपके पास हाउस है, ठीक है, लेकिन हरियाणा में हिसार के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी, एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जॉब आप सेम प्लेस पे नहीं कर रहे तो यहाँ पे आपको एचआरए मिल जाएगा। ये तक तो थी यहाँ तक की बात। दूसरी बात मैं इसमें आपको एक और बता दूं कि अगर आप एचआरए जो है क्लेम कब कर सकते हैं, आपके नाम पे हाउस नहीं है, आपकी वाइफ के नाम पे हाउस नहीं है, हाउस आपके फादर मदर के नाम पे है या ब्रदर सिस्टर किसी अदर पर्सन के नाम पे है, तो आप उनसे रेंट की स्लिप बनवाइए। आप उनसे रेंट की स्लिप बनवाएंगे तो इजीली आप एचआरए जो है वो क्लेम कर पाएंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यानी सिर्फ जो वो लिमिट लगाई गई है ना, लिमिट आपके नाम पे और आपकी वाइफ के नाम पे लगाई गई है। यानी आपके नाम पे सेल्फ, या फिर आपकी वाइफ के नाम पे, और अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड के नाम पे मकान नहीं होना चाहिए। उन दोनों में से किसी के भी नाम पे मकान है और वो उस जगह पे है जहां पे वो जॉब करते हैं, तो वो एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे। अदर हर एक सिचुएशन में आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, आप चाहें तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसी रिलेटिव से भी रेंट की स्लिप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे भी दिखा सकते हैं कि आपने हाउस जो है वो रेंट पे लिया हुआ है, चाहे आप उनके साथ उन्हीं के घर में रहते हैं विदाउट एनी रेंट, तो भी।
तो अब यहाँ पे जो रेंट की रिसिप्ट है वो आपको चाहिए, डिक्लेरेशन आपको चाहिए, और दूसरा आपने जो एक दो चीजों का ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर भी आपके पास नोटिस ना आए। आपने क्या ध्यान रखना है कि जितना आपने रेंट दिखाया है वो जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक के थ्रू जरूर करवा लीजिए, और तब तो जरूर करवाना है जब रेंट 10,000 से ज्यादा है। यानी मंथली रेंट अगर आपने 10,000 से ज्यादा दिखाया है तो आप उसको बैंक से जरूर ट्रांसफर करवा लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल फादर का आपने दिखाया कि फादर ने आपको रेंट पे हाउस दिया है, ठीक है, तो आपने उसमें क्या दिखाना है कि फादर ने जब आपको रेंट पे दिया तो आपने रेंट उनको बैंक में पे कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो फादर की आप आईटीआर फाइल करेंगे उसमें आप साफ साफ दिखा दीजिएगा, फादर या मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है जिनसे आपने रेंट पे मकान लिया है, तो आप उनकी इनकम जरूर शो कर दीजिएगा, ठीक है। आपने वो जो रेंट की इनकम है वो जरूर शो करनी है, कहाँ पे, उनकी आईटीआर में। क्लियर एवरीवन। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका एनुअल रेंट जो है वो 1 लाख से ज्यादा है तो आपके पास पैन जरूर होना चाहिए लैंडलॉर्ड का, वो पैन आपने जरूर सबमिट करना है इन केस व्हेन योर रेंट इज ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एचआरए कैलकुलेटर, यानी एचआरए आपने कैलकुलेट किस तरीके से करना है। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये 3 लिमिट जो है वो दी गई है। सबसे पहली लिमिट मेरे पास क्या, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, यानी जितना हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल में आपको मिला है, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, यानी अगर मेट्रो सिटीज में आप रहते हैं तो आपने 50% ऑफ सैलरी लेनी है, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपने 40% ऑफ सैलरी लेनी है। क्लियर गाइस, ये थी मेरे पास सेकंड लिमिट। थर्ड लिमिट की मैं बात करूंगी, वो मेरे पास क्या है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड एनुअली ओवर 10% ऑफ एनुअल सैलरी। जी हाँ, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, ये मुझे क्या लेना है, एनुअल बेसिस पर ही लेना है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे एक एग्जांपल जिससे आपको एचआरए की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी। एग्जांपल के अंदर देखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बेसिक सैलरी कितनी है आपके पास, बेसिक सैलरी यहाँ पे 15,000 पर मंथ। एचआरए एक्चुअल में आपको कितना मिला, 7,000 पर मंथ। रेंट एक्चुअली पेड कहाँ पे पे किया गया है, देखिए मेट्रो सिटी में। रेंट एक्चुअली पेड इन मेट्रो सिटी, हाउ मच अमाउंट इज देयर, 8400 पर मंथ। जी हाँ, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहली लिमिट मेरे पास क्या थी, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल में कितना मिला। एक्चुअल में देखिए मुझे यहाँ पे कितना मिला था, यहाँ पे एचआरए ये रहा 7,000 मुझे एक्चुअल में मिला था, तो 7,000 इंटू मैंने 12 कर दिया, 84,000 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट लिमिट क्या थी, मेट्रो सिटीज है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेट्रो सिटीज मैंने आपको अभी बताया। मेट्रो सिटीज में कितनी लिमिट थी, 50% की, ठीक है। 50% ऑफ सैलरी हमें लेना है, तो यहाँ सैलरी कितनी है आपके पास ऊपर, 15,000 इंटू 12 करेंगे और इसका 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000। फर्स्ट लिमिट मेरे पास ये आ गई, सेकेंड लिमिट मेरे पास ये आ गई। थर्ड लिमिट मेरे पास क्या थी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो आप देखेंगे रेंट कितना पे किया है, रेंट एक्चुअली देखिए थर्ड लिमिट के अंदर मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ था, थर्ड पॉइंट में 8400 पर मंथ, तो 8400 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है 15,000, 15,000 इंटू 12 करेंगे, 15,000 इंटू 12 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 1,80,000 एनुअल सैलरी, ठीक है। तो 10% ऑफ सैलरी हमें माइनस करनी है, तो ये वाला पॉइंट माइनस ये 10% ऑफ सैलरी कितना आ गया आपके पास, 82,800, ये थर्ड लिमिट आ गई। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में से सबसे कम मेरे पास क्या है, 82,800 रुपीज, तो 82,800 रुपीज एचआरए इतना आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहां तक आपको मेरी बात समझ आई। तो ये तो थी एचआरए की कैलकुलेशन। एचआरए की कैलकुलेशन आपने किन लोगों के लिए करनी है, जिन्हें सैलरी में एचआरए रिसीव होता हो और जो न्यू टैक्स रिजीम में ना गए हो, यानी जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम ही ऑप्ट किया है, उन्हें एचआरए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन सैलरीड पर्सन के लिए। ये नॉन सैलरीड पर्सन के लिए भी बात हो रही है, प्लस उन लोगों के लिए भी बात हो रही है जो कि सैलरी रिसीव करते हैं बट डू नॉट रिसीव एचआरए, लेकिन जिन्हें एचआरए नहीं मिल रहा। क्लियर एवरीवन। यानी अगर आपको एचआरए नहीं मिलता तो भी आप लोग जो है रेंट पेड की टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। किस तरीके से लेंगे वो देखेंगे। अब देखिए इन्हें डिडक्शन कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो इन्हें एचआरए नहीं मिल रहा है किसी भी पर्सन को, तो ये किस में जाएंगे, सेक्शन 80 में जाएंगे। ये अपनी रेंट की डिडक्शन 80 सेक्शन के अंदर लेके चलेंगे। इसमें कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो ये एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए और असेसी या उसकी स्पाउस के पास या माइनर बच्चों के पास
ठीक है, एसएससी के फादर मदर की बात नहीं हुई, एसएससी के फादर मदर की बात यहाँ भी नहीं हुई, और एसएससी के खुद के पास मकान नहीं होना चाहिए, जो उसकी स्पाउस है यानी जो उसका जीवन साथी है, आइदर मेल फीमेल, जो भी, मतलब मेल के लिए फीमेल स्पाउस है, फीमेल के लिए मेल स्पाउस होता है, क्लियर। तो जीवन साथी के पास मकान नहीं होना चाहिए। तीसरा, माइनर बच्चे हैं अगर, तो उनके पास भी मकान नहीं होना चाहिए। इस केस में वो 80 क्लेम कर सकते हैं। अगर एचयूएफ की बात करें, देखिए एचयूएफ कागजों में बनी होनी चाहिए, मैं ऐसे जॉइंट फैमिली की मैं बात नहीं कर रही यहाँ पे। यानी अगर पेपर्स के अंदर आपने एचयूएफ बना रखी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना रखी है, उसका पैन लिया हुआ है, उसकी आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं, तो अगर उस एचयूएफ के किसी मेंबर के पास मकान है, कौन से प्लेस पे मकान होना चाहिए, जहां आप जॉब करते हैं, ऑर्डिनरीली जहां आप रहते हैं, जहां आपका बिजनेस है, क्लियर। यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरीली अब मैंने क्या लिखा है, रिसाइड्स, ये नहीं लिखा कि जहां आप जॉब करते हैं, ठीक है। जहां आप नॉर्मली रहते हैं वहां पे आपके एचयूएफ के पास, स्पाउस के पास, माइनर बच्चों के पास मकान नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे उनके पास कोई भी मकान नहीं है, तो आप एचआरए की डिडक्शन, सॉरी नॉट फॉर एचआरए, आप रेंट पेड की डिडक्शन 80 सेक्शन के अंदर जो है वो ले सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ बात करूं, फादर मदर के पास मकान हो सकता है, लेकिन एचयूएफ नहीं होना चाहिए, कोई पैन नहीं बना होना चाहिए उस एचयूएफ का। और अगर एचयूएफ है तो फादर मदर जो है वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाएंगे। फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, यानी इनके किसी के भी नाम पे मकान हो, या मेजर चाइल्ड के नाम पे हो, ठीक है, तो चलेगा। तो आप सेक्शन 80 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट हम चलेंगे गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको अपडेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो कंडीशंस देखेंगे हम फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कंडीशन हमारी चल रही थी। दूसरा, इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, यानी वहां पे कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए जहां पे वो काम कर रहा है। और चौथी कंडीशन, उसे 10 BA फॉर्म को फाइल करना जरूरी है। 10 BA फॉर्म में कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा ये फॉर्म होता है हमारे पास। देखिए ये फॉर्म है, इसमें आपको क्लैरिफिकेशन देनी होती है कि इस जगह पे आपके पास कोई जो है वो मकान नहीं है, और मैं इतने इतने अमाउंट का जो है वो रेंट पे कर रहा हूँ, इस पर्सन को पे कर रहा हूँ, उसका पैन या ये सब डिटेल्स आपको इसमें दिखानी होती है। ये फॉर्म 10 BA का मैंने एक फॉर्मेट बीच में डाल दिया, क्लियर। डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, कौन कौन सी डिटेल्स आपको देनी है, आपको अपना पैन देना है, आधार देना है, फुल एड्रेस देना है जहां पे आप रेंट पे रहते हैं, उस पर्सन का भी पैन आपको देना पड़ेगा, पेमेंट मोड क्या है, कितनी अमाउंट आपने दी, ये सब आपने फॉर्म 10 BA में देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल किसमें जाएगी, 10 BA फॉर्म में। तो नेम क्या है लैंडलॉर्ड का, उसका एड्रेस क्या है, और उसका पैन आप कब देंगे, जब 1 लाख से ज्यादा का रेंट है, डिक्लेरेशन भी देंगे, ठीक है। जो भी रेंट रिसिप्ट होगी या डिक्लेरेशन होगी वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन की बात करेंगे, यानी कितनी डिडक्शन आपको मिल सकती है। इसमें आपको कितनी डिडक्शन मिल सकती है, तो 5000 पर मंथ, या 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है जी, या फिर एक्चुअल रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। देखिए हम उसमें किसमें की बात कर रहे थे, एचआरए में 50% ऑफ सैलरी की बात कर रहे थे, या एडजस्टेड टोटल इनकम की बात हो रही है। अब मैं इसमें आपको बता दूं एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, इसमें आपने क्या करना है, कुछ एक इनकम ऐसी है जिसे इंक्लूड नहीं करना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं करना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं करना, एक्सेप्ट दोज विच आर टैक्स्ड एट 10% अंडर सेक्शन 111A, यानी ये वाली जो है, जो सेक्शन 111A में 10% के रेट से टैक्स होती है, इनको ले लेना है, क्लियर। और उसके बाद सेक्शन 115A टू 115D जो भी इनकम आती है वो आपने इसमें कंसीडर नहीं करनी है। डिडक्शन 80C से 80U की जो है वो आप इसमें नहीं लेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। मेरे पास क्या आ जाएगी, एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी। अब देखिए एडजस्टेड टोटल इनकम आपके पास आ गई, क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, हम एक एग्जांपल के साथ इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि आप किस तरीके से जो है 80GG की एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे, डिडक्शन क्लेम करेंगे। आप जैसे मिस्टर BR है, एक बिजनेसमैन है, ही इज अ बिजनेसमैन हुज टोटल इनकम बिफोर अलोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। 80GG की डिडक्शन अभी हमने नहीं ली। फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 इन INR कितनी है, 5,60,000 है। ही पेड हाउस रेंट ऑफ कितना, कितना हाउस रेंट पे कर रहा है वो, 12,000 पर मंथ पे कर रहा है, क्लियर। इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, देखिए हाउस रेंट इसने कितना पे किया, हाउस रेंट इसने पे किया 12,000 रुपए, क्लियर। और उसकी इनकम कितनी है, इनकम उसकी है कितनी, 5,60,000 रुपीज,
तो हमें बताना है इसके अंदर कितनी डिडक्शन उसकी अवेलेबल होगी। फर्स्ट लिमिट हम निकालेंगे एक्चुअल रेंट पेड। एक्चुअल रेंट उसने कितना पे किया है, देखिए यहाँ पे उसने उसने रेंट पे किया है कितना, ये वाला 12,000 पर मंथ वाला। 12,000 हमने लिया पर मंथ, इनटू में हमने 12 कर दिया, माइनस में 10% ऑफ इनकम कर दी, 88,000 आ गया। नेक्स्ट लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25% ऑफ इनकम। इनकम कितनी थी, 5,60,000, इसका 25% हमने ले लिया। थर्ड लिमिट 5,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, मेरे पास कितना आया 60,000 पर मंथ। ये डिडक्शन हमें 80 के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टेड टोटल इनकम हम देख चुके हैं, हर एक चीज हमने इसमें डिस्कस कर ली है। गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि 80 में यानी कि आप तब कितना ले सकते हैं रेंट का डिडक्शन, जब आप रेंट एक्चुअल में मतलब कोई एचआरए आपको नहीं मिल रहा, आप सैलरीड पर्सन नहीं, आप नॉन सैलरीड पर्सन है, या फिर आपको एचआरए जो है क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो या फिर आप कोई बिजनेसमैन है, तो आप कितनी 80 में डिडक्शन ले सकते हैं। हर एक चीज हमने बारीकी से इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।